हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल अपन ने एकाधिकारी बाजार है उसकी विशेषताएं पढ़ी थी और एकाधिकारी बाजार होता क्या है इसके बारे में अध्ययन किया था। अभी अपन देख रहे हैं एकाधिकारी जो फर्म होती है उसकी औसत आगम एवरेज रेवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू और मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें क्या संबंध होता है ये पॉइंट अपन देखते हैं। ठीक है। वैसे इस बाज़ार में हालांकि आपकी ये है नहीं, बट इस बाज़ार में मांग की लोच निकालने के लिए यहाँ पर सिर्फ एकाधिकारी बाज़ार की बात हो रही है। फॉर्मूला है AR बटे AR माइनस MR, ये फॉर्मूला है ED निकालने का, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि एकाधिकारी जो फर्म है उसके AR व MR वक्र गिरते हुए होते हैं। ठीक है। Y अक्ष पर अपन ने ले ली है आगम और X अक्ष पर ले ली है वस्तु की मात्रा। AR वक्र, MR वक्र। ठीक है, दोनों गिरते हुए होते हैं। अब पहली बात तो ये है ध्यान रखनी कि अगर पूर्ण एकाधिकारी बाजार होता है तो उसमें जिस गति से AR वक्र गिरता है उसकी दुगुनी गति से MR वक्र गिरता है। मतलब MR जिस गति से गिरता है AR उसका हाफ गति से गिरता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, MR वक्र है जो एकाधिकारी फर्म का, वो AR वक्र और Y अक्ष के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है उसके एकदम बीचों बीच में होता है। मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसकी होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो AR वक्र है वो ही फर्म का मांग वक्र होता है। मांग वक्र भी बोल सकते हैं इसको, या अपने बिक्री वक्र भी बोल सकते हैं। मांग वक्र भी बोल देंगे या बिक्री वक्र भी बोल देंगे। ठीक है। तो पूर्ण एकाधिकारी में जब MR यहाँ पर 0 होती है, MR 0, तब अगर AR की बात करें अपन तो जो मांग वक्र यानी AR वक्र होता है उसका मिड पॉइंट आता है। देखो आगम को अपन Y अक्ष पर माप रहे हैं, है ना, इधर माप रहे हैं, तो आगम मापने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा। इधर नहीं जाओगे, इधर तो नीचे तो मात्रा है। अगर आप X अक्ष पर चलोगे आगे तब तो मात्रा है, Y अक्ष पर चलोगे ऊपर तो क्या है, आगम आती है। तो जहाँ MR 0 होती है वहाँ पर AR की मात्रा अगर देखनी तो AR क्या है, आगम है, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो इस पर चलो, यहाँ इस मिड पॉइंट पर आगम आय रेवेन्यू एक ही चीज़ होती है। ठीक है, बिक्री से प्राप्त राशि। अब ये मिड पॉइंट पर आता है। और अगर आपने मांग की लोच वाला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा का जो मांग वक्र होता है उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच हमेशा इकाई लोचदार होती है। मध्य बिंदु पर मांग की लोच हमेशा इकाई लोचदार होती है। ठीक है। तो अब एक पॉइंट तो ये बन गया कि जब MR 0 होती है तब एकाधिकारी फर्म में जो उत्पादन की मांग की लोच कितनी होती है, इकाई लोचदार होती है। जब MR 0 होती है, उसकी सीमांत आगम 0 होती है, तब मांग की लोच इकाई लोचदार होती है। ठीक है, ये याद रखने वाले छोटे छोटे पॉइंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर AR MR की बात करें तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये याद रखने वाली लाइन है कि एकाधिकारी फर्म में MR वक्र है वो AR मतलब सीमांत आगम वक्र है वो औसत आगम और Y अक्ष के मध्य में आधी दूरी पर स्थित होता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। ठीक है। अब MR 0 हुई तब तो इकाई लोचदार हो गई। 0 से ऊपर MR क्या है, प्लस में, और 0 से नीचे MR क्या है, माइनस में। तो जब MR का माइनस वाले हिस्से की अपन बात करते हैं तब आप देखो माइनस वाले हिस्से में इस मिड पॉइंट AR का
मिड पॉइंट के नीचे वाला हिस्सा आएगा जब एम आर, क्योंकि जहाँ एम आर शून्य हुई यहाँ पर तो मिड पॉइंट आ गया, मध्य बिंदु आ गया। और जब एम आर से नीचे वाला पार्ट की बात करेंगे तो मिड पॉइंट से नीचे वाला पार्ट आएगा, नीचे वाले पार्ट पर ई डी लेस देन 1, ई डी मांग की लोच है वो कम लोचदार होती है, लेस देन 1 कम लोचदार। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया कि जब एकाधिकारी फर्म की सीमांत आगम ऋणात्मक होती है तब उसके उत्पादन की मांग की लोच कम लोचदार लेस देन 1 होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब इस जीरो जहाँ पर एम आर शून्य है उससे ऊपर एम आर प्लस में है, और जहाँ ये प्लस वाला हिस्सा है तो अगर उस पर ए आर अपन देखेंगे कहीं पर भी ए आर देखेंगे तो ए आर का क्या है, इस मिड पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा आएगा, और मिड पॉइंट से ऊपर वाले हिस्से पर ई डी ग्रेटर देन 1 होती है। ये अगर आपने मांग की लोच में बिंदु रीति पढ़ी है तो आपको पता होगा सारे कि भाई मध्य बिंदु पर इकाई लोचदार, मध्य बिंदु से ऊपर अधिक लोचदार, मध्य बिंदु से नीचे कम लोचदार होती है। तो पॉइंट तीसरा क्या बन गया कि जब एकाधिकारी बाजार में फर्म की सीमांत आगम धनात्मक होती है, क्योंकि जीरो से पहले धनात्मक है, भाई गिर तो रही है परंतु है तो धनात्मक प्लस में ही ना, वाई एक्स से नीचे, इस अक्ष से नीचे जाएगी तब ऋणात्मक होगी, और अक्ष से ऊपर तब तक क्या है, धनात्मक है। तो जब तक धनात्मक है तो उत्पादन की मांग की लोच कैसी होती है, अधिक लोचदार। ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि अपन ने ये पढ़ा है कि एकाधिकारी फर्म के उत्पादन की मांग कम लोचदार होती है, ये तो पढ़ा अपन ने, परंतु मांग की लोच को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उसमें आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, ये पढ़ी थी कि जब वस्तु की कीमत कम होती है तब तो मांग होती है कम लोचदार, और जब कीमत अधिक होती है तब मांग होती है अधिक लोचदार। ठीक है। ये चीज़ अगर आपको पता होनी चाहिए तो पढ़ी होगी आपने अपने जो मांग की लोच वाला चैप्टर है उसमें इस बात का अध्ययन किया है। अब ध्यान रहे कि अगर अपन टी आर वक्र बनाएं, टोटल रेवेन्यू कुल आय वाला वक्र, तो कुल आय वाला वक्र क्या होगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक एम आर शून्य नहीं हो जाती तब तक बढ़ेगा। ये लो, यहाँ तक टी आर बढ़ेगा और उसके बाद जब एम आर माइनस में जाएगी तब टी आर घटेगा। आपको कुल औसत और सीमांत है उसका संबंध है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये संबंध हर जगह पर एक जैसा है, चाहे आप उत्पादन की बात कर लो, चाहे लागत की बात कर लो, चाहे उपयोगिता की बात कर लो, चाहे आय की बात कर लो। अगर एक बार आपको संबंध ये कन्फर्म कर लिया आपने तो बाद में आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो अब इस मैटर में आप ये देखो कि जहाँ एम आर शून्य है वहाँ पर टी आर अधिकतम होती है, और जहाँ एम आर ऋणात्मक होती है वहाँ पर टी आर घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि एकाधिकारी कभी भी वहाँ उत्पादन नहीं करेगा जहाँ टी आर घट रही है। कुल बिक्री तो बढ़े और बिक्री बढ़ने पर कुल आमदनी बढ़ने की बजाय कम हो जाए तो वहाँ उत्पादन करना बेवकूफ़ी है। तो जहाँ टी आर घट रही है वहाँ पर कभी उत्पादन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ टी आर घट रही है वहाँ मांग की लोच क्या है, लेस देन 1। तो जहाँ एकाधिकारी की मांग कम लोचदार होती है वहाँ पर वो उत्पादन नहीं करता है, फिर कहाँ उत्पादन करेगा। मतलब अब जहाँ लेस देन 1 है मांग की लोच वहाँ इधर वाई एक्स पर अपन कीमत भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मध्य बिंदु से नीचे वाले जहाँ कम लोचदार है वहाँ पर कीमतें क्या होंगी, कम होंगी। तो इसका मतलब वो कीमतें कम नहीं रखेगा, कीमतें कम नहीं रखेगा, एकाधिकारी कीमत बढ़ाता जाएगा। कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि ये मिड पॉइंट है इससे ऊपर वाले हिस्से में नहीं आ जाए वो, मतलब जहाँ उसकी मांग अधिक लोचदार नहीं हो जाए, ई डी ग्रेटर देन 1 नहीं हो जाए, वहाँ तक वो उत्पादन कीमतों में वृद्धि करेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखने वाली है कि एक एकाधिकारी फर्म सदैव अपना उत्पादन वहाँ निर्धारित करती है जहाँ उसके उत्पादन की मांग लोचदार होती है। अब ई डी ग्रेटर देन 1 को अपन लोचदार भी बोल सकते हैं या अधिक लोचदार भी बोल सकते हैं, इसको अपन बेलोचदार भी बोल सकते हैं या कम लोचदार भी बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलते हैं इकाई लोचदार। तो एकाधिकारी फर्म सदैव उत्पादन वहाँ निर्धारित करती है जहाँ उसके उत्पादन की मांग कैसी होती है, अधिक लोचदार या लोचदार होती है। जहाँ बेलोचदार होती है वहाँ पर वो उत्पादन निर्धारित नहीं करती है। ठीक है।
ये मैटर समझने वाला है, जिसको अपने आगे उसमें नोट्स में डिस्क्राइब कर रखा है। और इसके अलावा आप ये भी देखिए, एक चीज़ होती है मूल्य विभेद। क्या? मूल्य विभेद। मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है? चावल के रेट अलग होते हैं, चीनी की रेट अलग होती है, इसको अपन मूल्य विभेद नहीं कहेंगे। विभेद का मतलब अंतर, विभेद का मतलब अंतर। और जब एक मतलब दो चीज़ों की रेट अलग अलग होती है तो इसको अपन मूल्य विभेद नहीं कहेंगे। मूल्य विभेद कब होगा? एक ही चीज़ को अलग अलग रेट पर बेचना, एक ही चीज़ वस्तु को अलग अलग कीमतों पर विक्रय करना मूल्य विभेद कहलाता है। ठीक है। और ये जो मूल्य विभेद है ये एकाधिकारी फर्म ही करती है। एकाधिकारी फर्म है वो मूल्य विभेद कर लेती है। किसी कस्टमर मतलब किसी बाज़ार में तो है ना वो प्रोडक्शन को ऊंची कीमत पर बेच सकती है, और किसी बाज़ार में प्रोडक्शन को कम कीमत पर बेच सकती है। परंतु मूल्य विभेद कब कर सकती है? जब उस फर्म का अलग अलग बाज़ारों पे कंट्रोल हो, अलग अलग बाज़ारों में नियंत्रण हो, अलग अलग बाज़ारों में वो माल बेच रही है, तब वो अलग अलग बाज़ारों में रेट में फ़र्क कर सकती है। कैसे? जैसे कोई ऑयल कंपनी है, ऑयल कंपनी, और वो दुबई की है, तो हो सकता है कि वो दुबई में वहाँ पर अपना जो ऑयल है वो सस्ता बेच रही हो, और यहाँ इंडिया में भी उसका मार्केटर यहाँ पर अपना ऑयल क्या कर रही है? महंगा भी बेच सकती है। ठीक है, ये है मूल्य विभेद। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो, जैसे वापस अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मूल्य विभेद का। माना कि इंडिया में जो मोबाइल सिम की कंपनी है वो एक ही है, रिलायंस जियो है। आपको सपोज करना है ये कि रिलायंस जियो एक ही कंपनी है इंडिया में। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कंपनी नहीं है तो अपने लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो उसके जो जियो है उसकी उत्पादन की मांग कैसी होगी? बेरोजगार, क्योंकि अपने को वही खरीदनी पड़ेगी, ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, अपने एक ही कंपनी मानी है, तो उसकी मांग होगी बेरोजगार। बेरोजगार मांग होगी तो फर्म का मकसद क्या? प्रॉफिट कमाना। उसको पता है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर रेट क्या रखेगी? वो ऊंची रखेगी, प्रोडक्शन को ऊंची रेट पर बेचेगी। अब सोचो कि जियो इंडिया के अलावा बाहर भी सर्विस दे रही है, और बाहर दूसरी कंपनियां हैं वो भी हैं जियो के अलावा। तो जब दूसरी कंपनियां हैं इसका मतलब जियो के स्थानापन्न उपलब्ध हैं, और स्थानापन्न उपलब्ध हैं तो जियो की वहाँ विदेशों में मांग कैसी होगी? अधिक रोजगार। अधिक रोजगार मांग होगी तो वहाँ पर वो अपने प्रोडक्शन को कम कीमत पर सेल करेगी। ये मूल्य विभेद है। देखो मूल्य विभेद कई लोग करते हैं। जैसे एक वकील है, तो आपने जो मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मुंह देख के तिलक लगाना, मुंह देख के टिक्को काट लो। मतलब क्या हुआ? जैसे वकील है तो कोई अगर बड़ी मतलब पार्टी का केस लड़ता है तब तो ऊंची फीस ले सकता है, किसी कमज़ोर का केस लड़ता है तब कम फीस भी ले सकता है। ऐसे डॉक्टर हैं, और ये काफ़ी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे मतलब मूल्य विभेद कर सकते हैं। तो मोस्टली अपने इस एकाधिकारी फर्म के अकॉर्डिंग अगर मूल्य विभेद की बात करें तो मूल्य विभेद का मतलब यहाँ पर होता है कि जब पहली बात तो मूल्य विभेद का मतलब समझो कि जब एक ही वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है तो उसे मूल्य विभेद कहते हैं। ठीक है। और एकाधिकारी मूल्य विभेद कब कर सकता है? जब एकाधिकारी फर्म का दो बाजारों पर नियंत्रण हो, दो या दो से अधिक बाजारों पर नियंत्रण हो, तब वो मूल्य विभेद कर सकती है। और दो या दो बाजारों में नियंत्रण होने पर ही नहीं, दोनों बाजारों में उसके उत्पादन की जो मांग की लोच है वो अलग अलग होनी चाहिए। जिस बाज़ार में बेरोजगार यानी कम रोजगार मांग है वहाँ पर तो ऊंची कीमत वसूल करेगी, और जिस बाज़ार में अधिक रोजगार है वहाँ पर कीमत कम वसूल की जाएगी। ठीक है। अब इस मैटर को मैं आपको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। सो मैंने ये चीज़ें अपने कल पढ़ी थी। क्या? AR MR व ED में संबंध। एकाधिकारी फर्म के AR व MR वक्र गिरते हुए होते हैं, ये अपने देखा है। MR वक्र AR वक्र की तुलना में दुगुनी दर से गिरता है। एकाधिकारी फर्म का MR वक्र AR वक्र तथा Y अक्ष के मध्य में आधी दूरी पर स्थित होता है। अतः जिस बिंदु पर एकाधिकारी फर्म की MR 0 होती है वहाँ पर मांग वक्र यानी AR वक्र का मध्य बिंदु होता है। जैसा कि डायग्राम बना रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स की वो फ़ोटो लगा रहा हूँ साथ में। सो आप ये जो
मतलब नोट्स अपने पढ़ने की क्लास लेने के बाद आप इनको नोट भी कर लेना, ठीक है। तो डायग्राम देख लें, जो अभी तो आपको समझाया था, ये एम आर ए आर वक्र गिर रहे हैं। जहाँ एम आर 0 होती है, देखो एम आर यहाँ पर 0 है तो वहाँ पर ए आर का मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू 1 है। अगर आपको इसमें थोड़ा क्लियर नहीं भी आ रहा है तो मैं जो फ़ोटो लगा रहा हूँ ना साथ में नोट्स की, उसमें आप देख लेना अच्छे से आपको, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। फिर ई डी लेस देन 1, जहाँ पर एम आर माइनस में है, यहाँ माइनस का निशान है, ये देखो ऊपर ये है प्लस का निशान, ठीक है। प्लस का निशान का मतलब क्या हुआ, एम आर यहाँ प्लस में है और अक्स से नीचे चली गई तो ये निशान क्या है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान। ये एम आर क्या हो गया, माइनस में। जहाँ एम आर माइनस में है वहाँ पर ई डी लेस देन 1 और जहाँ एम आर प्लस में है वहाँ पर ई डी ग्रेटर देन 1। तो ये पॉइंट, ये इसको ऐसे लिख रखा है, जब एम आर 0 तब ई डी इक्वल ये बराबर 1, जब एम आर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, धनात्मक, तब ई डी ग्रेटर देन 1। एम आर धनात्मक हो तब ई डी ग्रेटर देन 1। जब एम आर लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हुआ ऋणात्मक, एम आर ऋणात्मक हुई तब ई डी लेस देन 1। अब आगे ये जो पॉइंट है वो देखिएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, जहाँ पर एम आर माइनस में होती है, एम आर माइनस में होने का मतलब क्या हुआ कि एकाधिकारी फर्म एक अतिरिक्त इकाई बेचती है और एक्स्ट्रा इकाई बेचने पर उसकी जो कुल आय थी वो बढ़ने की बजाय माइनस से हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। एम आर माइनस तभी होती है जब उत्पादन बेचने पर कुल आगम कम हो जाए, घट जाए, तब एम आर क्या होता है, ये माइनस में होती है एक्स्ट्रा इकाई की। तो जहाँ माइनस में होती है एम आर, वहाँ पर एकाधिकारी फर्म कभी उत्पादन नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि एम आर माइनस में है, वहाँ पर ई डी लेस देन 1 है, तो ई डी लेस देन 1 है, वहाँ पर उत्पादन नहीं करती है, मतलब कम लोचदार होती है, वहाँ उत्पादन नहीं करती है। कहाँ उत्पादन करती है, जहाँ एम आर प्लस में होती है, मतलब ई डी ग्रेटर देन 1 होती है, अधिक लोचदार होती है, वहाँ उत्पादन करती है। तो ये पॉइंट क्या है, एकाधिकारी फर्म सदैव उत्पादन वहाँ निर्धारित करती है जहाँ उसके उत्पादन की मांग लोचदार या अधिक लोचदार भी बोल सकते हो होती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। अगला पॉइंट, अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब चाहे कोई सा भी बाजार क्यों ना हो, अल्पकाल छोटी समय अवधि होती है, तो अल्पकाल में कीमतों पर किसका ज़्यादा कंट्रोल रहता है, मांग का। यदि डिमांड ऊंची होती है अल्पकाल में तो उसके अकॉर्डिंग फर्में सप्लाई नहीं कर सकती हैं, ऊंची कीमतें मिल सकती हैं। और अगर डिमांड कम है अल्पकाल में तो सप्लाई कम भी नहीं हो सकती है, तो कीमतें गिर भी सकती हैं, लॉस वगैरह भी हो सकता है। तो अल्पकाल में कोई सा भी बाजार हो, उसमें फर्म है वो मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो यदि डिमांड ऊंची होगी तो ऐसा सामान्य लाभ मिलेगा, यदि डिमांड कम होगी तो सामान्य लाभ या हानि भी हो सकती है, ठीक है। एकाधिकारी बाजार में दूसरों की फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है, ये तो अपने सब ने पढ़ा है कि दूसरी फर्में नहीं आ सकती हैं। तथा एकाधिकारी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु भी बाजार में उपलब्ध नहीं होती है। अब दूसरी फर्में नहीं आ सकती तो इसकी स्थानापन्न वस्तु भी नहीं होती है, तो स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, दूसरी फर्में नहीं आ सकती हैं, जिसकी वजह से दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म है वो ऊंची कीमत लेती है और इसकी वजह से क्या कमाती है, असामान्य लाभ। क्या कमाती है, असामान्य लाभ प्राप्त करती है। अभी देख रहे हैं अपने मूल्य विभेद, अभी आपको बताया था मूल्य विभेद का मतलब क्या होता है, जब एक फर्म का, जब मतलब एक उत्पादक द्वारा एक ही उत्पादन को विभिन्न उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचना मूल्य विभेद कहलाता है। एकाधिकारी फर्म कब मूल्य विभेद कर सकती है, जब यदि फर्म का दो बाजारों पर नियंत्रण होता है तो वह क्या कर सकती है, मूल्य विभेद कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर अपना एकाधिकारी जो बाजार था वो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एकाधिकारी बाजार का इतना मैटर था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपूर्ण प्रतियोगिता, जो कि एकाधिकारी बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता के मध्य की स्थिति है और वास्तविक जीवन में यही कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस बाजार का जो विचार दिया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, किसने दिया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने।
जिनकी पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की ये जो बुक है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन 1936 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। उसमें सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का जो बाजार है उसका विचार दिया गया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकारी बाजार का मिला जुला स्वरूप होता है, जिसमें एकाधिकार व प्रतियोगी बाजार मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार दोनों की विशेषताएं अंशतः विद्यमान होती है। इस अपूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के जो प्रमुख स्वरूप हैं उनमें से मुख्य जो सबसे बड़ा प्रमुख स्वरूप है उसका नाम है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। फर्स्ट है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ध्यान रहे अभी इससे पहले अपन ने जो मार्केट पढ़ा है एकाधिकार, उसके आगे ये प्रतियोगिता वर्ड नहीं था, वो सिर्फ एकाधिकार था और उसका मतलब है एक अकेली फर्म उत्पादन करने वाली एक अकेली फर्म। परंतु इस बाजार में अकेली फर्म नहीं होती है। कौन से बाजार में? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। ये जो बाजार है इसका विचार दिया था चैम्बरलेन। किसने दिया था? चैम्बरलेन ने। और उनकी बुक थी द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 1936 में इनकी बुक आई थी और उसमें इस बाजार का विचार दिया था। ये प्रमुख स्वरूप है, ये भी ध्यान रखना है। ये बाजार है वो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का प्रमुख स्वरूप है जिसमें अनेक फर्में, मतलब एकाधिकार में तो एक फर्म होती है और इस एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अनेक फर्में होती हैं, मिलती जुलती यानी निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करती हैं। अनेक फर्में मिलती जुलती यानी निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे साबुन बनाने वाली है, नहाने का साबुन बनाने वाली है, कितनी कंपनियाँ? बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कोई एक नहीं है। पेस्ट बनाने वाली है, कितनी है? बहुत सारी है। टीवी की, फ्रिज की, अपने मोबाइल की, है ना, बिस्किट की। आप नॉर्मल देख रहे हो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी किसी प्रोडक्शन को बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये बाजार है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अनेक कंपनियां हैं। अब इसमें एकाधिकार का कौन सा गुण है? जैसे मतलब सैमसंग नाम से है, मतलब फर्म है, तो सैमसंग नाम की जो एलईडी बनाती है, टीवी बनाती है फर्म, तो सैमसंग ब्रांड पर सैमसंग नाम से तो वही बना सकती है केवल, उस सैमसंग नाम पर क्या उसका एकाधिकार है। ठीक है ना, ब्रांड नेम पर उसका पूरा अधिकार है। ये है उसकी एकाधिकार वाली विशेषता। सैमसंग नाम से कोई भी दूसरा जो फर्म है वो टीवी नहीं बना सकती है। ठीक है, पेटेंट अधिकार उसके पास, ये एकाधिकार। फिर इसमें प्रतियोगिता कहाँ से आई? सैमसंग नाम से तो नहीं बना सकती, परंतु दूसरे नामों से दूसरी कंपनियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन भी हो गया, है ना। तो इसलिए इस बाजार में जो एकाधिकार और पूर्ण प्रतिस्पर्धा का जो मिक्सअप स्वरूप बताया था ना, वो इसमें देखने को मिलेगा अपने को। किसमें? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। विशेषताएं क्या है इसकी? फर्स्ट है फर्मों की अधिक संख्या। इस बाजार में जो फर्में हैं, छोटी छोटी अनेक फर्में होती हैं, है ना, और एक फर्म का जो कुल बाजार में उत्पादन होता है उसमें छोटा भाग होता है, सीमित हिस्सा होता है। अब जैसे बिस्किट बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं? बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, अब अनेक कंपनियां होती हैं परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में तो असंख्य होती हैं, बहुत सारी कंपनियां, बहुत ज़्यादा। और इसमें अनेक और असंख्य में फ़र्क क्या है कि अनेक वो होती हैं जिनकी अपन गिनती कर सकते हैं, परंतु असंख्य की गिनती नहीं हो सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें हालांकि ज़्यादा होती है परंतु इतनी भी ज़्यादा नहीं होती हैं जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता होगी फर्मों की अधिक संख्या। दूसरी है विभेदीकृत उत्पादन। अब अनेक फर्में तो होती है परंतु खास बात जो इसको पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में तो जो सभी फर्में हैं वो समरूप उत्पादन करती हैं, परंतु इस बाजार में जो फर्में हैं वो समरूप उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन में अंतर होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था मूल्य विभेद। मूल्य विभेद का तात्पर्य होता है एक ही वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना, चीज़ एक ही है। और एक है वस्तु विभेद, विभेदीकृत उत्पादन बोल सकते हैं या फिर इसको अपन बोलेंगे वस्तु विभेद। वस्तु विभेद इस बाजार की, कौन से बाजार की? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषता है वस्तु विभेद। तो वस्तु विभेद का मतलब क्या होता है कि फर्म में प्रोडक्शन तो मतलब
ऐसा बनाती हैं जो एक ही काम में आएगा, एक ही प्रयोग में आएगा। जैसे लाइफबॉय ले लो, लक्स ले लो, हमाम ले लो, डव ले लो, जो भी काम ले लो, जो भी साबुन ले लो, काम नहाने की आएगी, ठीक है। परंतु फिर भी अंतर है, चाहे नाम का अंतर हो, रंग का, आकार का, डिजाइन का, क्वालिटी का फ़र्क हो, फ़र्क है। जब एक ही प्रयोग में आने वाली वस्तुओं में भिन्नता हो तो उसे अपन बोलेंगे वस्तु विभेद। जैसे अगर मोबाइल की बात करते हैं तो आप चाहे सैमसंग का ले लो, चाहे वीवो का ले लो, ओप्पो का ले लो, रियलमी का, रेडमी का, या आईफोन ले लो, कुछ भी ले लो, काम तो एक ही आना है, काम तो एक ही आना मोबाइल। फिर भी उनमें अंतर है, ब्रांड नेम में अंतर है, फीचर्स में, क्वालिटीज़ में थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी चीज़ है क्या, मोबाइल ही है। अपन जैसे ऑयल की बात करते हैं, ये पेट्रोल वगैरह की, तो रिलायंस का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, अलग अलग कंपनियां हैं, है ना, ब्रांड नेम अलग अलग है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये है, इसको अपन बोलते हैं निकट स्थानापन। पूर्ण स्थानापन का मतलब तो वह पूर्ण स्थानापन, माल तो बनता है पूर्ण प्रतियोगिता में, जब उसमें कोई अंतर नहीं होता माल में। इसमें माल में चाहे ब्रांड नेम का ही अंतर क्यों ना हो, अंतर है, ठीक है। तो ये जो है ना, एक ही प्रयोग में काम आने वाली वस्तुओं में भिन्नता, ये निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, इसको अपन बोलते हैं विभेदीकृत उत्पादन। तो इस बाजार में अनेक जो फर्में हैं वो निकट स्थानापन्न मतलब मिलती जुलती, एक जैसी नहीं, मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय करती हैं, जो एक ही प्रयोग में काम में आती हैं परंतु एक जैसी नहीं होती हैं। अब चाहे वीवो का मोबाइल ले लो, चाहे ओप्पो का मोबाइल ले लो, काम तो एक ही आना है परंतु एक जैसा नहीं होता प्रोडक्शन। वस्तु विभेद इस बाजार की प्रमुख विशेषता है। उत्पादन के फर्मों के जो उत्पादन है उसमें नाम, रंग, आकार, गुणवत्ता, पैकिंग, ट्रेडमार्क तथा साख सुविधा, साख का मतलब होता है ऋण, ऋण की सुविधाओं के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। अब ऋण की सुविधा का मतलब क्या हुआ कि आजकल कई जो कंपनी अपना माल भेजती है ना ईएमआई पर, ईएमआई का मतलब किस्तों में आप चुका दो, आप जो रेट है ना एक साथ नहीं चुका सकते तो किस्तों में चुका दो। आजकल बाइक वगैरह देखते हो, मोबाइल, आजकल तो सब कुछ मिलता है किस्तों में, जैसे ईएमआई भरते हैं। तो ये इसके आधार पर भी अंतर होता है, कोई देती है ये सुविधा, कोई नहीं देती है, तो इसके आधार पर भी जो अंतर होता है तो उसको अपन बोलते हैं निकट स्थानापन्न, या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इस प्रकार का जो अंतर होता है इसको अपन बोलते हैं वस्तु विभेद, ठीक है। अब ये तो आपने देखा है कि इस बाजार में एक फर्म है, उसके उत्पादन के दूसरे स्थानापन्न भी मौजूद हैं, निकट स्थानापन्न मौजूद हैं। और मांग की लोच वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उसकी उत्पादन की मांग होती है अधिक लोचदार। तो इस बाजार में फर्म जो एक उत्पादन करती है फर्म, उसके स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं और इसके कारण उसकी जो उत्पादन की मांग कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है। तीसरी बात, चौथी बात है, इस बाज़ार में जैसे नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। आपको साबुन की फैक्ट्री खोलनी है, खोल लो, कौन मना कर रहा है। आपको मोबाइल की कंपनी खोलनी है, खोल लो, कौन मना कर रहा है। मतलब फर्में आ सकती हैं, जा सकती हैं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। हालांकि थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु फिर भी आप इस बाज़ार में प्रवेश कर सकते हो और मार्केट को छोड़ भी सकते हो, ये विशेषता हो गई। विक्रय लागतों की उपस्थिति। अब पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन वगैरह की जरूरत नहीं थी, एकाधिकार में भी जरूरत नहीं थी, परंतु इस बाज़ार में विज्ञापन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग कंपनियां हैं और हर एक कंपनी अपने प्रोडक्शन को श्रेष्ठ बताती है, तो विज्ञापन की रिक्वायरमेंट इस बाज़ार में होगी, इसलिए इस बाज़ार में विक्रय लागतें पाई जाती हैं, ठीक है। उद्योग किसे कहते हैं? समान उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को, परंतु इस बाज़ार में समान उत्पादन नहीं करती हैं फर्में, इसलिए इस बाज़ार में जो फर्में हैं उनको समूह का नाम देते, समूह कहते हैं। अनेक फर्में हैं उनको समूह कहते हैं, उद्योग नहीं कहेंगे, ठीक है। मैं डिटेल से कल बताऊंगा आपको इस जो सारी विशेषताएं। आज अपन इतना कर लेते हैं और आप है ना ये जो दोनों बाज़ार इनकी जो विशेषताएं हैं वो अच्छे से याद भी करनी है आपको अच्छे से, और अंतर समझना, कोई प्रॉब्लम आए तो नोट कर लेना, मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ साथ में, वो भी देख लेना आप, ठीक है।